बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है, HOD ऑफ द बायोलॉजी डिपार्टमेंट। और मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि कुछ चैप्टर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 तक आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो बोर्ड पेयरिंग के अंदर लॉन्ग में इंक्लूडेड हैं। तो ये दो चैप्टर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे और इन चैप्टर्स में मोस्टली जो पार्ट है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। इस वजह से ये चैप्टर्स आसान हैं, इतने टेक्निकल नहीं है कि आपको ऑनलाइन में समझ ना आए। मैं कोशिश करूँगा आपको बेसिक लेवल पर रहकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 और जो चैप्टर नंबर 12 है वो न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन आपने बुनियादी बातें याद रखनी है। पहली बात है न्यूट्रिएंट क्या होता है और दूसरी बात है न्यूट्रिशन क्या होती है। दो बातें, दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है। बोर्ड में ये डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट में नहीं आती, लेकिन आपने बुनियादी तौर पर इनको याद लाजमी रखना है कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होती है। देखो, खाए पिए बगैर हम क्या ज़िंदा रह सकते हैं? बमुश्किल है। कुछ दिन रह सकेंगे, उसके बाद नहीं रह सकेंगे। इसका मतलब ये है कि फूड जो है वो हमारी बेसिक नीड है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट कोई भी फूड है, कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम खा रहे हैं। कोई भी फूड या कोई भी चीज़, जो कुछ हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। इस वजह से न्यूट्रिएंट इज अ फूड और एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द बॉडी विद द नेसेसरी एलिमेंट। हमारी बॉडी को वो तमाम एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपने ऑर्गेनिक का पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स को, आपने पढ़ा लिपिड्स को, आपने पढ़ा प्रोटीन्स को। यानी काफी सारी चीजें जब हम खाते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, काफी सारी चीजें जब हम खा रहे हैं तो उनमें लिपिड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप देख लो, आप गंदम खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, कोई भी ग्रेन्स दालें खा रहे हैं हम, उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिपिड्स हैं, जैसे आप देख लो, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, उसके अंदर चीज़ है, वो लिपिड्स डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाती है। यानी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर लिपिड शामिल है। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो प्रोटीन भी है। जैसे आप एग को ले रहे हो, एग के अंदर जो वाइट वाला बाहर है वो बेसिकली प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स के अंदर हैं जिन्हें जब हम लेते हैं तो दे एक्चुअली प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। जबकि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम लेते हैं तो वो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे, रेदर दे आर इन्वॉल्व इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे आप देखो, वाटर है, पानी जब आप पी रहे हैं तो पानी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स जितने भी हैं दे वर्क इन द एक्वस मीडियम। इसका मतलब ये है कि वाटर जो हम ले रहे हैं वो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, रेदर इट इज़ इन्वॉल्व इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ऐसे ही आप मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लें, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो न्यूट्रिएंट क्या है? कोई भी फूड है, कोई भी सब्सटेंस है जिसको जब हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को ऐसे नेसेसरी एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, आप किसी चीज़ को खा रहे हो, ठीक है, खाने का अमल न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज सम ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर टेकिंग इन, जिन्हें हम ले रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लेना न्यूट्रिशन नहीं है, रेदर यूटिलाइजेशन, उनको बॉडी के अंदर इस्तेमाल होना। किस मकसद के लिए? बॉडी के अंदर कोई रिपेयर प्रोसेस है,
बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ का प्रोसेस है और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो अकॉम्प्लिश्ड हो रही हैं, इन सब के सम को हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द न्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में हम किसी भी फूड को ले रहे हैं और वो फूड जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उस एनर्जी के रिजल्ट में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिपेयर प्रोसेस चल रहा है। रिपेयर प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप देख लें पुराने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। इन सारी डिवीजन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, वो कुछ जो हम खा रहे हैं। उसके बाद हमारी ग्रोथ है, जिस सिचुएशन के अंदर हम माँ के पेट से डिलीवर हुए हैं मौजूदा सिचुएशन में हम वैसे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर एक इरिवर्सिबल चेंज आ रहा है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज हो रहा है, वो ग्रोथ है। और कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर अकॉम्प्लिश्ड हो रही है ना, किसी भी किस्म की, हम उन तमाम एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली देखते हैं कि ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली न्यूट्रिशन होता है। ये ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का हमें पता चला, न्यूट्रिशन का हमें पता चला। न्यूट्रिशन की आप जब भी बात करते हो ना, फौरी तौर पे हमारे माइंड के अंदर ना दो बेसिक टर्म्स आती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो, हम ना ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दे आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और एक तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं दे आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ये हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लिटरल मीनिंग अगर आप देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक जब सेकेंड ईयर में आप पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा होगा, वैसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं एनर्जी के लेवल को। यहां पर हम ट्रॉफिक जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हेट्रो का मतलब होता है लिटरल डिफरेंट, और ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन। इसका मतलब यह है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकें। किससे बनाते हैं, फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो अपनी खुराक को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सके, हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं दे आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक को खुद ना बना सकें, दे आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा देखो, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द प्रोड्यूसर्स। हम इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द कंज्यूमर्स। हम इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैं एग्जांपल पुट करूं अगर, तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल आएगी प्लांट्स की, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जांपल आएगी एल्गी की। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर मैं एग्जांपल पुट करूं तो मैं यहां पर मेंशन करूंगा एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह के हैं। कुछ वो हैं जो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ वो हैं जो अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते, दे आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे क्लासीफाई होते हैं।
इसके बाद सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डिटेल ना यहां पर मेंशन नहीं की गई। उसकी वजह है चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया का आपने पढ़ा है, और बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया हैव द ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपने दो तरह के बैक्टीरिया पढ़े, कुछ वो होते हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ वो होते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इस वजह से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नीचे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर और चैप्टर नंबर 11 के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अभी 11 आपने नहीं पढ़ा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 11 एंटायरली प्लांट के ऊपर है, और प्लांट के अंदर प्लांट अपनी खुराक को फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनाते हैं, उसकी पूरी डिटेल मेंशन की है। इस वजह से उन्होंने इस चैप्टर के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ एक लाइन लिखी कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर ना आप प्लांट के अंदर मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे कि वो तमाम प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, प्लांट अपनी खुराक को कैसे तैयार करते हैं। प्लांट अपनी खुराक को तैयार करते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी हैं? आप देखें कि प्लांट्स अपनी खुराक को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा हुआ है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल along with the formation of the oxygen molecule। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये मैंने एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को लिखा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। जाहिर बात है, ऑर्गेनिक की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, हर वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी एलिमेंट हो वो ऑर्गेनिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ही आप वाटर के अंदर देख लें, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। इस वजह से वाटर भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक हैं। आपस में लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज के अंदर आप देखें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब है ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनाना, हम इसे कहते हैं, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म पाया जाता है, बल्कि हर उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है जो अपनी खुराक को खुद बनाने की सलाहियत रखता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड क्या कर रहे हैं प्लांट्स को? कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि प्लांट्स अपनी खुराक को खुद मैन्युफैक्चर कर लें। अच्छा, जब प्लांट्स की बॉडी को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि प्लांट्स की कंपोजिशन के अंदर ना सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि प्लांट्स की कंपोजिशन के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा। प्लांट्स की कंपोजिशन के अंदर ना आपको इसके अलावा भी एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे आप देख लें फास्फोरस है। ऐसे ही आप देख लें प्लांट्स की कंपोजिशन के अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा। प्लांट्स की कंपोजिशन के अंदर आपको आयरन भी मिलेगा। ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, क्या बताओ कि नाइट्रोजन इधर से बन रहा है? नहीं। अच्छा, फास्फोरस इधर है किसी रिएक्शन में? नहीं है। मैग्नीशियम है? नहीं दिखाई दे रहा। आयरन है? नहीं दिखाई दे रहा। नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर कंपोजिशन में किधर पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है प्लांट्स में प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स के अंदर आपने पढ़ा ना, प्रोटीन्स आर द एक्चुअली फॉर्म via the polymerization of amino acids। amino acids are the building blocks of proteins। और अमाइनो एसिड का आपने जनरल फार्मूला पढ़ा, उसमें अमाइनो ग्रुप है यानी नाइट्रोजन है। फास्फोरस को देखें प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है? आप एटीपी के अंदर देख लें फास्फोरस है। ऐसे ही आप न्यूक्लिक एसिड के अंदर देख लें। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से मिलकर बनता है? डीएनए से और आरएनए से। चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, दोनों को आप देखें, दे आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, दे आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर है,
नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फोरिक एसिड है। वो जो नाइट्रोजनस बेस है, चाहे वो एडिनिन है, चाहे वो गुआनिन है, चाहे वो साइटोसिन है, चाहे वो थायामीन है, चाहे वो यूरासिल है, कुछ भी है, उन तमाम के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। इस वजह से डीएनए आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम को आप देखें तो कहाँ पर मौजूद है? मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। चैप्टर नंबर 11 के अंदर जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। ये बात आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हो, क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक के अंदर। वहाँ आपने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। उसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, जबकि हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम क्या होता है? आयरन होता है। ऐसे ही आप देख लें, आयरन प्लांट्स के अंदर कहाँ पर पाया जाता है? जब आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्लांट्स के अंदर ना एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी पाया जाता है, दैट इज द साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के अंदर आयरन मौजूद होता है। अच्छा, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं आ रहे, फिर ये आखिर कहाँ से आ रहे हैं? ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट सॉइल से हासिल कर रहे हैं। इस वजह से आप देखें, जब भी आप किसी एक टिपिकल प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हो और एक ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हो जहाँ पे हम उसे रिपीटेडली ग्रो करवा रहे हो, यानी घर के अंदर आप देख लें, अगर किसी को गार्डनिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है तो आप एक ही जगह पर जब बार बार हर सीजन के अंदर प्लांट को ग्रो करवाते हो तो प्लांट उस जगह पर ग्रो नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्लांट्स जब उस जगह से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है तो उस पर्टिकुलर सॉइल के एरिया के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स जो होते हैं बार बार डिगिंग ऑफ सॉइल करवाते हैं, यानी ज़मीन को खोदते हैं। वहाँ पे वो क्या चला रहे हैं? हल चला रहे हैं, ताकि ज़रा रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एनिमल्स के वेस्ट को ऐड करवाते हैं, एनिमल्स मैन्योर को ऐड करवाते हैं, एनिमल्स का वेस्ट है, सैवेज स्लज को ऐड करवाते हैं, यानी जितना भी वेस्ट हम ख़त्म करवा देते हैं, जिसे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, फार्मर्स उनको इस्तेमाल करके प्लांट्स के लिए एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करता है। अगर उससे भी ना हो पाए तो फिर क्या करता है? वो फर्टिलाइजर्स को ऐड करवाता है। फर्टिलाइजर्स के अंदर जो ज़्यादा कॉमनली फर्टिलाइजर्स हमारे कंट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर आपने पढ़ा यूरिया। यूरिया सुपर फॉस्फेट है, नाइट्रेट्स वाली है, यानी जिनमें नाइट्रोजन हो, जिनमें फॉस्फेट हो, ऐसे तमाम फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्लांट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा देखो, ये तमाम के तमाम मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं? ये तमाम एलिमेंट्स जो मैंने मेंशन किए ये क्यों ज़रूरी हैं? उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक साथ ही ऐड किया हुआ है कि प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है उसका इफेक्ट क्या है? मिनरल्स डेफिशिएंसी। तो आप देखें, आप हर तरह की एलिमेंट का ना, मैं कहूँ जी मेरी बॉडी के अंदर कैल्शियम की वजह से क्या डेफिशिएंसी हो सकती है या मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकती हैं, आप बता सकते हो। मैं कहूँ जी फॉस्फोरस की वजह से क्या आ सकती है, हो सकता है आपको मुश्किल हो जाए। यानी आप हर तरह के एलिमेंट को, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को बॉडी के अंदर असेस नहीं कर सकते। कैल्शियम डेफिशिएंट होना शुरू हो जाए तो आप बड़ा वाज़े बता सकते हो कि जी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी आप हर तरह के एलिमेंट की डेफिशिएंसी को असेस नहीं कर सकते, हर तरह की एलिमेंट की डेफिशिएंसी असेस नहीं हो सकती। जैसे आप देखें, प्लांट्स के अंदर अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आप देखो, नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर किधर मौजूद है? क्लोरोफिल के अंदर मौजूद है। अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गया तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगा वो ये होगा कि क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, और जब क्लोरोफिल की कमी होगी उसकी वजह से क्या होगा? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस हम कहते हैं लैक ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोसिस हो जाए तो फिर प्लांट्स के अंदर चेंजेस क्या आती हैं? प्लांट्स के जैसे आप ओल्डर लीव्स को देखते हो, उन ओल्डर लीव्स का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है। ओल्डर लीव्स क्या होते हैं? येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन प्लांट को ज़रूरी है। किस मकसद के लिए नाइट्रोजन प्लांट को ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एज अ नेसेसरी एलिमेंट इन द क्लोरोफिल। अगर नाइट्रोजन कम होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, और एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लोरोफिल इन द प्लांट्स कॉजेज द क्लोरोसिस।
और क्लोरोसिस की वजह से क्या होता है, लीव्स का कलर येलो होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ आप देखें पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स के जो लीव्स के मार्जिन्स होते हैं, लीव्स मार्जिन्स बिकम येलो, यानी एंटायर लीफ येलो नहीं हो रहा, सिर्फ लीफ के जो मार्जिन्स है ना वो येलो कलर के हो रहे हैं। ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऐसे कि आप देख लें फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या होगा, प्लांट्स के अंदर जो उनके रूट्स हैं, रूट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट ग्रोथ ऑफ द रूट्स, रूट्स ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, स्टंट ग्रोथ ऑफ द रूट्स। इसी तरह से आप देखें अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे भी क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है, इसका मतलब है उसकी वजह से भी क्लोरोसिस हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल्स देते हैं ना तो आम तौर पे इस तरह की बातें वहाँ पे आ जाती हैं, कैटलॉग तैयार किए जाते हैं, कलर्ड कैटलॉग तैयार किए जाते हैं। कैटलॉग कहते हैं जी एक एल्बम तैयार कर लिया जाए, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर पिक्चर होगी, उसमें एक लीफ दिखाया गया है और लीफ के जो मार्जिन्स है वो येलो कलर के हैं, नीचे वो क्वेश्चन रेज कर दें जी आप बताओ कि ये कौन से ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि जनरल इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि मिनरल डेफिशिएंसी होती क्या है और मिनरल्स कौन कौन से प्लांट को ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि प्लांट्स के अंदर ना हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स के अंदर बेटा जो सेकेंड मेथड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप जब क्लासिफाई करते हो तो इसमें नंबर 1 आप जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हो वो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 2 है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और नंबर 3 हमारे पास है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप पहले पढ़ के आए हो। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एंड ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या कोई ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज होने जा रहा है और उसको डिकम्पोज कौन करवाता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म करवाता है। यानी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इट विल फीड ऑन द रॉटिंग ट्रीज, कोई भी पत्ते हैं, लीव्स हैं जो गल सड़ गए हैं, या कोई ट्री का ट्रंक है, स्टेम है, वो गल सड़ गया, उसको डिकम्पोज करवाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं ना वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द सैप्रोब्स, हम उन्हें सैप्रोब्स कहते हैं। अच्छा, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स विच हैव द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए, फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन they have the proper enzyme system, for the extracellular digestion they have the proper enzyme system। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स एंजाइम को रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज होंगे, डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करवाएंगे और उस डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में जितने भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनेंगे उन तमाम को वापसी अपने सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवा लेंगे। जैसे आप देख लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आप देख लो फंजाई है, फंजाई के अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है।
तो प्लांट्स को किस बिहाफ पे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लासिफाई किया जा रहा है? बेसिकली डायरेक्टली नहीं किया जा रहा, इनडायरेक्टली किया जा रहा है। किस बिहाफ पे किया जा रहा है? आप देखो, बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर वो तमाम प्लांट्स या वो तमाम एनिमल्स जो डेड हो जाएं, उन तमाम को डिकम्पोज करवाते हैं, और डिकम्पोज करवाने के बाद अब उन प्लांट्स के अंदर किस चीज को डिकम्पोज करवाएंगे? वेरियस न्यूट्रिएंट्स को। उसमें से हम एक को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन को डिकम्पोज करवाएंगे और उस प्रोटीन को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, दैट इज द नाइट्रेट। नाइट्रेट एक ऐसी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है जिसको प्लांट इस्तेमाल करने की डायरेक्टली कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है 78% टू 79% है, लेकिन प्लांट के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उस फ्री नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब है प्लांट एक ऐसी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को इस्तेमाल करता है जिसे पहले बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवाएगा। इस नाइट्रेट को प्लांट इस्तेमाल करेंगे और इस नाइट्रेट को प्लांट इस्तेमाल करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर जितने यूजफुल कंपाउंड्स होंगे, जैसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड हैं या जैसे हम कहते हैं प्रोटीन्स हैं, उन तमाम को बनाएंगे। और इससे क्या होगा? फिर नाइट्रोजन साइकिल भी प्रॉपर मेंटेन होगा। नाइट्रोजन साइकिल भी प्रॉपर मेंटेन होगा। तो प्लांट्स को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इनडायरेक्टली प्लेस करवा रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपने नाइट्रेट्स की रिक्वायरमेंट या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बनाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द नाइट्रेट, एंड दैट नाइट्रेट इज एक्चुअली फॉर्म बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। ये है जी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी कैटेगरी के डिफरेंट कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। इसका मतलब है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक बात है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है तो फिर वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक पैरासाइट है, वो किसी दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ खुद को अटैच करेगा खुराक को हासिल करने के लिए, अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन इट्स फूड। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ खुद को अटैच करवाएगा। अच्छा देखो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो बतौर पैरासाइट काम कर रहा है, उसके पास कुछ सर्टेन ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जिससे वो किसी होस्ट से अपनी खुराक को हासिल कर सके। जैसे बुक के अंदर एक मेंशन किया हुआ सक्कर्स, कि कुछ जो पैरासाइट्स होते हैं उनके पास ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जिन्हें हम सक्कर्स कहते हैं। जब आप चैप्टर 10 पढ़ोगे ना तो आप सक्कर्स और हुक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। जो पैरासाइट्स होते हैं उनके पास कुछ के पास सक्कर्स होते हैं, कुछ के पास हुक्स होते हैं, जिसकी मदद से वो मतलब ये ऐसे डेलिकेट से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से वो किसी होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अपने लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ना दो तरह की एग्जांपल दी गई हैं। एक फंगस की एग्जांपल दी गई है और एक प्लांट की एग्जांपल दी गई है। फंगस की जो एग्जांपल दी गई है वो है पक्सीनिया फंगस। चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ा है। पक्सीनिया फंगस एक ऐसी फंगस होती है जो वीट को डिस्ट्रॉय करती है, हमारी गंदम को डिस्ट्रॉय करती है और गंदम के पैरासाइट के तौर पर ही एक्ट करती है। और दूसरी जो एग्जांपल दी गई है वो दी गई है डोडर प्लांट की। डोडर प्लांट या जिसका दूसरा नाम मेंशन किया गया है कस्क्योटा प्लांट। अच्छा, आप ना सराउंडिंग्स के अंदर कभी ऑब्जर्व करें ना, ये जो फुटपाथ होता है ना उसके साथ कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर ना वो येलो कलर के फाइबर का ना जाल बिछा हुआ होता है पूरा। वो जो येलो कलर के फाइबर्स का जाल बिछा हुआ है ना, वो एक प्लांट है जिसका नाम है डोडर प्लांट या कस्क्योटा। ये एक ऐसा प्लांट होता है जो लीफलेस होता है, यानी आप उस प्लांट की लीव्स को नहीं देखेंगे। ये एक लीफलेस प्लांट है
और ऐसा पर्टिकुलर प्लांट है जो बतौर ट्विनिंग पैरासाइट रहता है, यानी अपने आप को ना वो उधर क्वाइल्ड करता रहता है और पूरा के पूरे प्लांट को कवर कर लेता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये बतौर पैरासाइट रहता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी है। सिम्बायोटिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है, चैप्टर नंबर 8 में भी आप इसकी कुछ बातें पढ़ चुके हैं। एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, जिसमें से आप कुछ एसोसिएशन पढ़ चुके हो, एक यहां पर नया आएगा। जो आप पढ़ चुके हो पहले उनको हम मेंशन कर देते हैं, फिर जो एक न्यू आया उसे भी हम पढ़ लेते हैं। एक है लाइकेंस का एसोसिएशन, चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा। एक है माइकोराइजल एसोसिएशन, एक है लाइकेंस एसोसिएशन, एक है माइकोराइजल एसोसिएशन और तीसरा है रूट नोड्यूल्स। 3 एसोसिएशन। देखो सबसे पहले लाइकेंस का एसोसिएशन, आपने वहीं पर पढ़ा था कि लाइकेंस एक ऐसा एसोसिएशन है जो किस किस के दरमियान पाया जाता है, वो पाया जाता है बिटवीन द फंजाई प्लस फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और वो फोटो ऑटोट्रॉफ क्या हो सकता है, वो एल्गी भी हो सकता है या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, या एल्गी हो सकता है या साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। तो लाइकेंस इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गी, या बिटवीन द फंजाई एंड द साइनोबैक्टीरिया, या सम केसेस के अंदर बिटवीन द फंजाई एंड द बोथ। आगे से ये दोनों हैं। अच्छा, दोनों में अगर आप देख लें तो फंजाई ऐसे हैं जो अपनी खुराक को खुद नहीं तैयार कर पाते, यानी ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जबकि एल्गी वो हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर लेते हैं, दे आर एक्चुअली द ऑटोट्रॉफ्स। एक हेट्रोट्रॉफ है, दूसरा क्या है, ऑटोट्रॉफ है। अच्छा, दोनों एसोसिएशन में आपने एक बात पढ़ी, दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर विच आर प्रेजेंट इन द लाइकेंस एसोसिएशन, कि जो विजिबल पार्ट होता है इस एसोसिएशन के अंदर वो क्या है, फंजाई है, और जो फोटो ऑटोट्रॉफ है वो प्रेजेंट कहां पर होता है, इनसाइड। यानी फंजाई विजिबल पार्ट है, एल्गी कहां पर मौजूद होगा, अंदर की जानिब मौजूद होगा। अच्छा, इस एसोसिएशन के अंदर मैंने आपको बताया कि एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा देते हैं। हम ये देख लेते हैं फंजाई एल्गी को क्या फायदा दे रहे हैं, एल्गी फंजाई को क्या फायदा दे रहे हैं। देखो पहले एल्गी फंजाई को क्या फायदा दे रहे हैं, एल्गी फंजाई को फूड मुहैया करते हैं, बिकॉज एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अपनी खुराक में से कुछ हिस्सा वो क्या करेंगे, फंजाई को दे देंगे। फंजाई क्या करते हैं, फंजाई एल्गी को प्रोवाइड करते हैं वाटर, फंजाई एल्गी को प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स, फंजाई प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम द डेजिकेशन। डेजिकेशन का मतलब होता है पानी की कमी से बचाना, फ्रॉम द डेजिकेशन। और अगली बात आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए थे कि फंजाई जो होते हैं वो एल्गी को फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से भी बचाते हैं, क्योंकि विजिबल पार्ट फंजाई है, एल्गी उसके अंदर मौजूद है, तो लाइट की इंटेंसिटी से भी बचाना है। तो ये है कि दोनों एक दूसरे को फायदा क्या दे रहे हैं, इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है माइकोराइजल एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द फंजाई प्लस द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। और आपने पढ़ा था कि 95% जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन की फॉर्म में पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट हर वो प्लांट होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, चैप्टर 9 में आपने पढ़ा, जैसे ट्रैकियोफाइट्स है, वेस्कुलर बंडल्स हम जाइलम फ्लोएम को कहते हैं। तो फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के दरमियान जो एसोसिएशन पाया जाता है आप उसे क्या कहते हो, आप उसे माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हो। अच्छा, इस एसोसिएशन में जो प्लांट्स है वो फंजाई को क्या दे रहे हैं, प्लांट्स प्रोवाइड द फूड टू फंजाई। प्लांट्स क्या मुहैया करते हैं, फंजाई को खुराक मुहैया करते हैं। अच्छा, फंजाई प्लांट्स को क्या फ़ायदा दे रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है कि फंजाई प्लांट्स को क्या फ़ायदा देते हैं, दैट मैकेनिज्म इज एक्चुअली नॉट नोन, पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या फ़ायदा दे रहे हैं,
लेकिन फिर येलो बॉक्स के अंदर एक बात को सम अप किया गया है कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फंजाई होते हैं वो प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ फास्फोरस प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर, मिनरल्स और फास्फोरस प्रोवाइड कर रहे हैं। दो बातें मेंशन की गई। पहले बताया गया कि अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर साथ ही येलो बॉक्स में गाइड कर दिया गया कि वाटर, मिनरल्स और फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं फंजाई टू द प्लांट। इट इज़ द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड। आखिरी है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जो लिग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? फलीदार, लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनस प्लांट्स। अच्छा, ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके बेसिकली क्या होता है, इनके रूट्स के लेवल पर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स कहते हैं उभार को। नोड्यूल्स किसे कहते हैं? उभार को कहते हैं। छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अच्छा, इन नोड्यूल्स के अंदर ना सर्टेन बैक्टीरिया हैं। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं दे आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दे आर इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे एक्चुअली फिक्स द नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म विच एक्चुअली प्लांट्स कैन यूटिलाइज। यानी ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करवाते हैं, नाइट्रेट्स की शक्ल में कन्वर्ट करवाते हैं जिसे प्लांट इस्तेमाल कर सकें। और उसके रिजल्ट में खुद क्या फ़ायदा हासिल करेंगे प्लांट से, तो प्लांट जो खुराक बनाएंगे उसका कुछ हिस्सा ये बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बेटा बताया कि प्लांट्स के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये बेटा मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर ना वेरियस मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं। अच्छा, इसके रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, जिस ग्रुप के अंदर आपको लिंक शेयर होंगे, आप उसी ग्रुप के अंदर जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कोई भी क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऑनलाइन चलेंगे, उसका एक जेन्युइन इशू है कि मौजूदा मुल्क के अंदर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है और साथ ही कोई अंदाज़ा नहीं है कि छुट्टियां कब तक क्लोज़ होती हैं और एग्ज़ाम्स जो वो अर्ली हैं, तो इस वजह से कुछ चैप्टर्स आपके ऑनलाइन चलेंगे। तो आपने इस हवाले से थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।